वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर का यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में डिस्कस किया था और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, है ना। तो न्यूमेरिकल की उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। लास्ट के न्यूमेरिकल्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से वेल्ड का स्ट्रेंथ जो है रिविट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे अब कि वेल्ड का जो स्ट्रेंथ होता है रिविट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम किस तरीके से नेट एरिया का कैलकुलेशन करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज उसी में हम कुछ डिफरेंट केसेस के बारे में, जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी पे बेस्ट न्यूमेरिकल के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। सो देखिए क्वेश्चन है, स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ ए टाई मेंबर। देखिए टाई मेंबर कहा जा रहा है, इसका मतलब टेंशन मेंबर है। मैंने आपको बताया था कि टाई मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों एक ही है, साइनोनिमसली इसका यूज़ किया जाता है ना। कंपोज्ड ऑफ 2 ISA 150 × 75 × 8। देखिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर में पहले क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, अगर इस चीज़ को अगर आप नहीं समझ रहे हैं और इसके डिनोटेशन को नहीं समझ रहे हैं कि क्या लिखा गया है, ISA क्या होता है, उसके अलावा और भी जो भी डिनोटेशन यूज़ किए जाते हैं वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना, ठीक है। सो व्हेन दे आर, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ, कंडीशंस लगा दिया है यहाँ पे। प्लेस बैक टू बैक विथ देयर लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट बाई 20 mm डायमीटर रिविट्स। कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए जबकि एक टाई मेंबर है जो कि 2 ISA 150/75/8 का यूज़ करके बनाया जा रहा है। कब? जब प्लेस्ड बैक टू बैक, मतलब बैक टू बैक प्लेस किया गया है विथ देयर लॉन्गर लेग कनेक्टेड ऑन द सेम साइड्स, मतलब गसेट प्लेट के सेम साइड में उसके लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है प्लेस्ड बैक टू बैक विथ देयर लॉन्गर लेग कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट बाई 20 mm डायमीटर रिविट्स, ठीक है। ये बोल रहा है सेम साइड में और ये बोल रहा है बोथ साइड में। देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना। ये बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो बोल रहा है कि सेम साइड में आप कनेक्ट कीजिए तब स्ट्रेंथ निकालिए। ये बोल रहा है बोथ साइड में कनेक्ट कीजिए तब स्ट्रेंथ निकालिए, ओके। अब यहाँ लिखा हुआ है टैकिंग रिविट्स हैव बीन यूज्ड। बोला भी जा रहा है कि टैकिंग रिविट का यूज़ किया गया है, ओके। तो क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि एक जो हमारा, पहले रुक जाइए वो केसेस दिखा देते हैं। पहला जो केस बोला जा रहा है गसेट प्लेट के सेम साइड में कनेक्टेड है ना, सेम साइड में। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर से। देखिए ये केसेस है, पहला केसेस यही है हमारा। अब देखिए जो क्वेश्चन में लिखा गया था गसेट प्लेट के सेम साइड में, ये हमारा गसेट प्लेट है, ठीक है। अब इसके सेम साइड में कनेक्टेड है, तो सेम साइड कहने का मतलब है इसके एक ही साइड में, एक ये इधर साइड में, एक ही साइड में दोनों कनेक्टेड है ना। अब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन दिया हुआ है 150/75/8, इसका मतलब क्या है? 150 जो है हमारा लॉन्गर लेग का साइज है, आप लोग को पता है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हम कहेंगे शॉर्टर एज का साइज, है ना। तो ये क्या है? शॉर्टर एज का है, या हम इसको कह सकते हैं अनकनेक्टेड लेग और इसको कह सकते हैं हम लोग कनेक्टेड लेग, है ना। नेक्स्ट जो ये 8 देख रहे हैं, 8 जो है आपका थिकनेस ऑफ क्या है? थिकनेस ऑफ चैनल सेक्शन, सॉरी एंगल सेक्शंस, ये थिकनेस है उसका। तो 3 चीज़ें होती हैं जहाँ पे ISA लिखी होती हैं। ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, जिसका कनेक्टेड पार्ट 150 है, यानी लॉन्गर पार्ट 150 है, शॉर्टर पार्ट 75 है और थिकनेस 8 में है, ठीक है। तो बोला जा रहा है लॉन्गर लेग कनेक्टेड है सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो लॉन्गर लेग कहने का मतलब कौन सा? 150 वाला पार्ट कहाँ से कनेक्टेड है? ये वाला जो प्लेट देख रहे हैं 150 से कनेक्टेड है। एक और है, 2 लिखा हुआ है, 2 ISA है, तो इस तरीके से एक और यहाँ पे नीचे में कनेक्टेड है। तो यही लॉन्गर लेग यहाँ पे 150 से 150 कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है लॉन्गर लेग जब यहाँ कनेक्टेड है तो शॉर्टर लेग कहाँ पे जाएगा? शॉर्टर लेग यही वाला होगा हमारा 75 वाला पार्ट, ये वाला, और एक नीचे वाला का, है ना, क्योंकि 2 है यहाँ पे, एक नहीं है 2 है, इसलिए यहाँ वाला हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, पहले केस में यही कह रहा है कि व्हेन एंगल सेक्शंस आर कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, गसेट प्लेट के एक ही साइड में, ठीक है।
और इसका इस तरीके से कनेक्शन किया गया है और 20 mm डायमीटर रिविट का यूज़ किया गया है ना। तो जाहिर सी बात है, जब रिविट का यूज़ किया गया है तो एक रिविट ऊपर में कनेक्ट करेंगे और एक रिविट नीचे में कनेक्ट करेंगे। ये पहला केसेस है। ओके, आप लोग ध्यान से समझिएगा, एसबीटी के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी 4 नंबर में और एक 6 नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए और वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो कहीं भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि हाँ हमको दिक्कत आ रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कनेक्टेड लेग है, कौन सा अनकनेक्टेड लेग है, कौन लॉन्गर पार्ट है, कौन शॉर्टर पार्ट है, कौन थिकनेस है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में जो यूनिट चल रहा है हमारा इसमें, ये बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। ऑलरेडी 4था लेक्चर चल रहा है, मुश्किल से 6 या 7 लेक्चर में इस यूनिट को हम फिनिश कर देंगे। 2 से 3-4 लेक्चर और होगा, इस यूनिट को हम फिनिश करेंगे। ऑलरेडी कनेक्शंस में हम सब चीज़ पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, कनेक्शंस के बारे में कि रिविट क्या होता है, रिविट का हम लोग कैसे क्रॉस डाया निकालते हैं, कैसे होल का डाया निकालते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे और आगे की ओर में मूव करेंगे, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं एग्जामिनेशन में टेंशन मेंबर से। और एग्जामिनेशन हम कहें कॉम्पिटिशन में या फिर आपके एसबीटी में, हर जगह पे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। तो पहला केस आप समझ गए। सेकेंड केस में यही बोला जा रहा है, पहले हम आपको फिगर के थ्रू सब कुछ दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फिर बोला जा रहा है कि आपका जो गसेट प्लेट है उसके दोनों साइड, बोला गया था ना क्वेश्चन में, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल सेक्शन किया गया है यहाँ पे, और एक यहाँ पे किया गया है ना। तो जो हमारा लॉन्गर जो साइज है ये वाला 150 वाला कनेक्टेड है हमारा गसेट प्लेट के साथ में, है ना। और जो शॉर्टर साइज है यानी जो अनकनेक्टेड लेग है, देखो जो कनेक्टेड होता है यानी जो लॉन्गर साइज से कनेक्टेड है तो इसको हम कनेक्टेड लेग कहते हैं। और जो यहाँ से गसेट प्लेट से हटा हुआ दिख रहा मतलब ये कनेक्शन में है क्या, नहीं ना कनेक्शन में है, इसको कहेंगे हम लोग अनकनेक्टेड लेग, इसको अनकनेक्टेड लेग कहेंगे, ये शॉर्टर लेग कहिए आप इसको, है ना। तो शॉर्टर लेग ये हमारा 75 है। कनेक्शन किसी का भी किया जा सकता है, शॉर्टर लेग को भी कनेक्ट किया जा सकता है गसेट प्लेट के साथ में, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉन्गर लेग को हम कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लॉन्गर लेग कनेक्टेड वाला पार्ट है ना। और ये शॉर्टर लेग क्या है, अनकनेक्टेड वाला पार्ट है। तो 150/75/8 लिखा रहा था, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये एंगल सेक्शन है, इसका लॉन्गर लेग 150, शॉर्टर लेग 75 और थिकनेस जो है 8 mm है। थिकनेस कौन सा, ये वाला थिकनेस, ये वाला थिकनेस, सब जगह का जो थिकनेस होगा, ये जो हमारा थिकनेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा 8 mm होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये भी बोला जा रहा है कि टैकिंग रिविट का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो पहले हमने जब केसेस को बता रहा था तो केस नंबर 2 में यही केस नंबर 2 था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो पहले केस को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले केस को हम लोग सॉल्व करते हैं जब एंगल सेक्शन सेम साइड में कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी हम बताएं आपको, है ना। तो प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A1 = 2t ब्रैकेट ऑन L - D - t/2, ठीक है। मैंने बहुत आसानी से इसको कैसे बताया था, आपको रेक्टेंगल मान करके कैसे विड्थ इनटू थिकनेस को अप्लाई करके मैंने लेक्चर्स में बताया था। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रहा है कि कैसे ये वैल्यू को निकाला जाता है तो आप इसका डेरिवेशन के लिए हमें प्रीवियस के 2nd लेक्चर में जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो 2 × t की वैल्यू, थिकनेस की वैल्यू 8 है और L की वैल्यू 150, D, अब D की वैल्यू देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 21.5 लिखा गया है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हर चीज़ को लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए D जो है हमारा डाया ऑफ क्या है, रिविट है 20। मैंने आपको बताया था जब डाया ऑफ रिविट अगर 20 से कम हो तो वहाँ पे हम डायमीटर ऑफ होल की वैल्यू जो लेते हैं 1.5 ऐड करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे D डैश की वैल्यू हो जाएगी 20 + 1.5 यानी 21.5 यहाँ पे पुट किया गया है ना। और यहाँ पे वैल्यू आप लोग D डैश कर लीजिएगा, ओके, D डैश कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। D डैश मतलब चूँकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे टेंशन मेंबर के अंदर में तो हमेशा हम क्या करते हैं, नेट डाया को लेते हैं, जो हमारा होल का डाया होता है उसके डाया को लेते हैं हम लोग, है ना। रिविट के डाया को नहीं लेते हैं, किसका डाया को, होल के डाया को। तो यहाँ पे 20 + 1.5 यानी 21.5 यहाँ पे लिया गया है और t/2 आपको तो पता है 8/2 यह आ जाएगा 1992 mm², ठीक है। और ये कैसा आया वैल्यू आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और उसको वहाँ पे देखिए, ओके। नेक्स्ट है A2 की वैल्यू। तो A2 बराबर हम बताए थे 2 × t × ब्रैकेट ऑन B - t/2, है ना। जब एंगल सेक्शन किसी भी गसेट प्लेट के सेम साइड में कनेक्टेड हो उसके लिए हम बताए थे ये फॉर्मूला, है ना। तो 2 × t और B की वैल्यू क्या, B की वैल्यू जो आपका जो शॉर्टर लेग है 75 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो था नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो था ना यहाँ से यहाँ तक 75, ये 75 - t/2, है ना। तो t की वैल्यू दी गई है 8/2, t
टी की वैल्यू 8 है और डिवाइड में 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1136 mm स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है ना, L इंटू बी इंटू टी। L मतलब 150 है लॉन्गर साइड और B क्या है ब्रिड्थ वाला पार्ट है, तो ये आपका 75 था और थिकनेस 8 था। वही चीज़ हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब मैंने आपको बताया था जब A1 A2 की वैल्यू निकल गई है तो एक रिडक्शन फैक्टर मैंने आपको बताया था इस केसेस के लिए। पहले जो एक केस बताया था जिसमें हमारा गसेट प्लेट के एक साइड में अगर एंगल सेक्शन होता था उसके लिए मैंने बताया था 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। कौन से केसेस के लिए? ये एक टाइप का मान लो गसेट प्लेट है और यहाँ से एंगल सेक्शन एक साइड में कनेक्टेड है, तो इसके लिए मैंने बताया था 3A1 डिवाइड बाई में 3A1 प्लस A2। क्या बताया था? 3A1 डिवाइड बाई में 3A1 प्लस A2 इस केसेस के लिए, ये वाला केस के लिए। लेकिन हमारा जो भी क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो गसेट प्लेट है उसके एक ही साइड में 2 एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? 2 एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। इस तरीके से हमारा क्या है कनेक्शन है। तो इसके लिए आप लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर, इसके लिए मैंने आपको रिडक्शन फैक्टर बताया था 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2 बताया था ना। तो 5 और A1 की वैल्यू पता है आपको और A2 की वैल्यू भी पता है। सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कीजिएगा यहाँ पे। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपकी रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू आ जाएंगी 0.8976। ओके, तब इसके बाद आप A नेट की वैल्यू निकालेंगे। तो A नेट की वैल्यू आप निकालेंगे तो A नेट इक्वल टू होता है A1 प्लस K इंटू A2 या A2 इंटू K भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1992 प्लस 1136 आया A2 की वैल्यू और K रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वैल्यू आपकी आ गई A नेट की वैल्यू। याद रखिएगा हम जब भी टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करते हैं हम नेट एरिया पे काम करते हैं, कभी भी ग्रॉस पे नहीं, नेट पे काम करते हैं। ओके, सो देखिए अब स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है। आपको एरिया पता चल गया और आपको अगर स्ट्रेस पता हो जाए एक्सेल टेंशन में कितना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आप अपना स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं बार बार कि सर अपने से कोई भी वैल्यू को मान लेते हैं। हम अपने से वैल्यूज़ को नहीं मानते हैं, वैल्यूज़ जो है हमारे IAS कोड ने बताया है। और मैं जब फर्स्ट लेक्चर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल टेंशन में हम लोग जो वैल्यू को लेते हैं 0.6 टाइम्स ऑफ FY लेते हैं। ये वैल्यू मैंने आपको बताया था। अब FY कहाँ से आएंगी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आप लोग पूछते हो कि बार बार कहाँ से आता है। अब क्वेश्चन में कोई भी प्लेट नहीं दिया गया है कि एंगल सेक्शन जो यूज़ किया जा रहा है वो किस टाइप के प्लेट का है, तो आपको एज पर IAS कोड जो है FE 410 ग्रेड वैल्यू को मान लेना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो FE 410 प्लेट आप लोग ले लो और उसको मान करके वैल्यू को सॉल्व करो। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर FE 410 प्लेट है तो उसके लिए FY की वैल्यू जो होती है 250 मेगापास्कल्स होती है, 250 मेगापास्कल्स होती है। मैंने आपको बताया था, पहले बताया था ना आपको कि FE अगर 410 प्लेट है तो FY की वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 250 मेगापास्कल्स होती है। ठीक है, अब सिग्मा 80 की वैल्यू कितना बताया था मैंने? 0.6 टाइम्स ऑफ FY। सो अगर आप 0.6 टाइम्स ऑफ FY आप करोगे, 0.6 टाइम्स ऑफ FY यानी 250 करोगे तो ये वैल्यू आती है 150 मेगापास्कल्स, है ना, 150 मेगापास्कल आती है। तो यही क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे 150 लिख दिया जाता है यहाँ पे, है ना। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हो, हर चीज़ नहीं लिखा जाएगा, जोड़ घटाव नहीं किया जाएगा यहाँ पे, है ना। चीज़ों को अब कोरिलेट करो कि क्या पढ़े हो और यहाँ पे क्या यूटिलाइज किया जा रहा है। अब जहाँ पे डायमीटर ऑफ रिबिट दिया गया 20, 21.5 लिख देगा तो कंफ्यूज हो जाएगी, सर अब उसको कैलकुलेशन नहीं किया है। बाबू धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, हर चीज़ को यहाँ पे करके नहीं दिखाया जाएगा आपको। अब अंडरस्टूड होना चाहिए कि 20 है तो 21.5 होगा रिबिट का डाया, सॉरी होल का डाया, है ना। जहाँ पे सिग्मा 80 की वैल्यू लिखते रहे डायरेक्ट 150, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक्सेल टेंशन में इसका स्ट्रेस का वैल्यू 150, और जब हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू। आपको एक्सेल टेंशन में स्ट्रेस की वैल्यू पता है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको उसका स्ट्रेंथ निकल जाएगा कि आगे वो प्लेट कितना स्ट्रेंथ को ले सकता है। तो ये वैल्यू आ गई 451.755 किलो न्यूटन, है ना, सॉल्व करने के बाद में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चंस के अंदर में कि टैकिंग रिबिट का यूज़ किया जा रहा है, तब ये केसेस है। अगर टैकिंग रिबिट का यूज़ नहीं किया जाएगा तो उसके लिए अलग केसेस है ना। तो टैकिंग रिबिट का यूज़ किया गया यहाँ पे, तो टैकिंग रिबिट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर में ही, जब हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं बैक टू बैक में, है ना। अगर दोनों साइड में अगर हम बैक टू बैक रिबिट को प्लेस करें तो इसके लिए क्या कंडीशन है ना। तो बैक टू बैक जब हम रिबिट को प्लेस करते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बैक टू बैक रिबिट को प्लेस करते हैं इस तरीके से। अगर हम चैनल को प्लेस करते हैं बैक टू बैक, इस केसेस में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना।
तो ये केस जो मैंने बताया था टैकिंग रिविट्स का, जब वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है तो वहाँ पे डायमीटर ऑफ रिविट्स को कैसे क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया ऊपर में कि टैकिंग रिविट का यूटिलाइज किया जा रहा है। तो टैकिंग रिविट का यूटिलाइज किया जा रहा है उस केसेस में मैंने आपको बताया था, उसके लिए फॉर्मूला, इस चीज़ में बहुत बच्चे कन्फ्यूज थे, है ना। केस नंबर 3 का ये पार्ट है, केस नंबर 3 का ये पार्ट है। तो जब यहाँ पे टैकिंग रिविट का यूज़ किया जाएगा तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तब हमें ए नेट की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑन एजी माइनस डिडक्शन फॉर होल्स, ये वैल्यू आपको वहाँ पे लगानी है। ठीक है, समझ में आ गई वैल्यू। तब इस केसेस में आपको ये वाली वैल्यू लगानी है ना। जब अगर वहाँ पे टैकिंग रिविट का यूज़ नहीं किया जाएगा तो उसके लिए फिर से हम फर्स्ट केसेस को लेकर के उसको सॉल्व करेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर में, जब आगे हम लेक्चर्स लेंगे तो उसमें बताएंगे जब वो वाला केस आएगा। तो अभी फिलहाल देखिए जब रिविट का यूज़, जब टैकिंग रिविट का यूज़ किया गया है, ठीक है। हमारे क्रॉस सेक्शन यही है 150/75/8। तब आप जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यूज आती है स्टील टेबल से 1748 mm²। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गई, ठीक है, सिंगल का। अब एनेट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो देखिए एजी माइनस डिडक्शन फॉर होल्स, अब ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये स्टील टेबल से आया है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट वहाँ पे लिखा रहेगा कि एजी का वैल्यू जो है 1748 mm² है ना। ग्रॉस एरिया आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग जाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टेबल्स में और वहाँ पे इस सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यूज को देखेंगे तो आपके स्टील टेबल में मिलेगा आपको वैल्यू 1748 mm²। बट आपके एग्जामिनेशन में दिए रहेंगे, ठीक है, या तो टेबल दिए रहेंगे या तो डायरेक्ट वैल्यू की वैल्यू दिए रहेंगे वहाँ पे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ एजी तो 1748 हो गया, माइनस डिडक्शन फॉर होल्स, है ना, डिडक्शन फॉर क्या, होल्स। तो होल्स के लिए जब डिडक्शन करेंगे तो आप वहाँ पे करेंगे डी इंटू टी, तो डिडक्शन फॉर डी की वैल्यू कितनी थी वहाँ 21.5, है ना, इंटू क्या हो गया 8, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी 3152 mm², ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना है, यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको एक्सेल टेंशन में स्ट्रेंथ वैल्यू पता है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जब कोई भी ग्रेड प्लेट का नहीं दिया गया है तो FE 410 प्लेट लेंगे। FE 410 प्लेट के लिए FY की वैल्यू 250 होती है, तो एक्सेल टेंशन में कितना होता है 0.6 टाइम्स ऑफ FY। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम FI की वैल्यू को फाइंड आउट करें, FI की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 0.6, सॉरी एक्सेल टेंशन की वैल्यू 0.6 टाइम्स ऑफ FI, तो 0.6 टाइम्स ऑफ 250 यानी 150। देखिए इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 150 की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है 0.6 टाइम्स ऑफ FY। बट अगर आप इसको इलेबरेट करके दिखा देते हो ऐसे कि 0.6 टाइम्स ऑफ FY, तो 0.6 टाइम्स 250 बराबर 150, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके एग्जामिनर्स जो चेक करेंगे कॉपी आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे, क्योंकि आपको लगेगा उनको कि नहीं आप सब कुछ जानते हो, पूरा डिटेल्स में उनको बता रहे हो आप, है ना। और आप ऊपर में ये भी लिख दो कि एज्यूम 410 ग्रेड प्लेट, है ना, 410 ग्रेड प्लेट, ठीक है, 410 ग्रेड प्लेट एज्यूम किए हैं तो FI की वैल्यू इतनी है 250, इसलिए सिग्मा IT की वैल्यू 0.6 टाइम्स ऑफ FY, 0.6 टाइम्स ऑफ 250 बराबर 150 आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है किस तरीके से हम कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। तो दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा किस तरीके से स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया स्ट्रेंथ बराबर 3152 इंटू 150, इसको सॉल्व करेंगे 472800 न्यूटन, है ना। तो PRT की वैल्यू 472.8 किलो न्यूटन आ जाएगा, है ना, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डिडक्शन फॉर होल करते हैं ना, इस तरीके से ही हम लोग करते हैं, है ना। पहले मैंने एक बार फर्स्ट लेक्चर में बताया था तो वहाँ पे थिकनेस को बाहर की ओर कंसिडर किया था, बट यहाँ पे ऐसे ही कंसिडर करते हैं हम लोग, है ना, 21.5 इंटू 8। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों केसेस में हम लोग स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। यही चीज़ निकालना था दोनों क्वेश्चंस के अंदर में कि जब एंगल सेक्शन किसी भी गसल प्लेट के एक साइड में कनेक्टेड है तो कितना स्ट्रेंथ होगा, जब एंगल सेक्शन गसल प्लेट के दोनों साइड में कनेक्टेड है तो कैसे निकालते हैं।
ठीक है। यही अगर टैग की रिपीटिंग नहीं रहता तो इसका कंसिडरेशन अलग हो जाता, फिर हम लोग फर्स्ट केस के जैसे एंगल सेक्शन को एक तरफ से मान करके तब उसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर यही पार्ट अगर टैग रिपीटिंग नहीं रहता तो इस केस में फिर से हम लोग केस नंबर फर्स्ट को, जैसे एंगल सेक्शन क्या होता था, एक साइड में कनेक्टेड होता था, फिर से हम लोग 3a1 + 3a2 की वैल्यू निकालते थे, उस तरीके से मान के सॉल्व करते। आगे हम लोग देखेंगे जब टैग रिपीटिंग नहीं रहेगा तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग इसको देखेंगे, है ना। पहले टैग रिपीटिंग है तब देख लिया आप लोग, यानी यहाँ पे हम केस नंबर 2 और केस नंबर 3 दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।